संतोष राजपुरोहित। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के शेड्यूल में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नेक्स्ट कंसेप्ट डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो कारक या तत्व जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर नेसेसिटी गुड्स से जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, जैसे फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, इस तरह की चीजें जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तो इनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी, यूनिटरी से कम होगी। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स में आती है। अब इसी तरीके से अगर हम नेसेसिटी के बाद लें कंफर्टेबल गुड्स और उसके बाद लग्जरी गुड्स, यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कंफर्टेबल गुड्स और लग्जरी गुड्स के टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बदलते रहते हैं। जैसे किसी टाइम फैन, पंखा कंफर्टेबल गुड्स में था और कूलर लग्जरी गुड्स में था। अभी कूलर कंफर्टेबल गुड्स में है, एसी लग्जरी गुड्स में है। तो ये सुविधाओं के हिसाब से, समय के हिसाब से एग्जाम्पल, उदाहरण बदलते रहते हैं। हमने कंफर्टेबल गुड्स में मान लीजिए कूलर और इस तरह के आइटम्स को लिया जो आरामदायक है, तो कंफर्टेबल गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल्स टू 1 होती है। जिस रेशियो में प्राइस में चेंज होता है उससे मिलते जुलते उसी रेशियो के अंदर डिमांड में चेंज हो जाता है। फिर लग्जरी गुड्स, होम थिएटर, एसी, लग्जरी कार्स, ये इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन 1 होती है, या मोर इलास्टिक, अत्यधिक लोचदार मांग की लोच होती है। इन लग्जरी गुड्स की प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, कीमतें थोड़ी सी भी कम होती है, तो इनकी मांग एकदम से बाजार में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ कमोडिटी के अंदर हमने नेसेसिटी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स और लग्जरी गुड्स को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिस कमोडिटी के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, इस पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है, मांग की लोच निर्भर करती है। जैसे किसी जगह मान लीजिए केवल कॉफी मिलती हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी, मांग की लोच बेलोचदार होगी, क्योंकि वहां चॉइस नहीं है। तो कॉफी के जो भी प्राइस हैं आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है। अब मान लीजिए वहां कॉफी के साथ साथ चाय भी उपलब्ध है, उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी भी अवेलेबल है, तो अब कंज्यूमर कॉफी के प्राइस इंक्रीज होने पर चाय की तरफ जा सकता है। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 होगी। इट मीन्स मोर इलास्टिक, क्योंकि अब कंज्यूमर बार्गेनिंग करने की सिचुएशन में आ गया है। तो अगर किसी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी, और सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, कि उस कमोडिटी पर एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड करता है, अपनी आय का, अपनी आमदनी का कितना हिस्सा, कितना शेयर वो उस पर स्पेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ही माइनर पार्ट, बहुत थोड़ा सा जो शेयर है वो उस कमोडिटी पर परचेज करता है, उस कमोडिटी पर स्पेंड करता है, तो ऐसी कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी, मांग की लोच बेलोचदार होगी, इनइलास्टिक होगी। क्योंकि थोड़ी बहुत कीमत बढ़ने से मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैचेस बॉक्स, सॉल्ट, एक कंज्यूमर की इनकम का बहुत मिनिमम पार्ट सॉल्ट, नमक पर
मैचिस बॉक्स, दिया सलाई पर, इन पर खर्च होता है। तो अगर इनके प्राइस थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, इनइलास्टिक होगी। और अगर एक कंज्यूमर अपनी इनकम का मेजर पार्ट इन पर स्पेंड करता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फी, फ्यूल, अगर इनके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कंज्यूमर इनकी डिमांड भी कम कर देता है या बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी इनकम का मेजर पार्ट वहां स्पेंड हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, मोर इलास्टिक होगी। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिफरेंट यूजेज ऑफ ए कमोडिटी। कि कोई कमोडिटी है, अगर उसके मल्टीपल यूज हैं, काफी सारे उसके प्रयोग हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मिल्क। अब अगर मिल्क के प्राइस डिक्रीज हो गए तो इसके मल्टीपल यूज है, डायरेक्ट कंजप्शन, कॉफी, चाय, दही, मक्खन और कोई स्वीट डिश आप बना सकते हैं। तो अगर मिल्क के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो एकदम से इसकी डिमांड कंजप्शन के लिए इंक्रीज हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे मिल्क के तो इसका पर्टिकुलर यूज ही होगा, अदर जो यूजेस हैं उनमें इसकी डिमांड कम हो जाएगी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 हो जाएगी, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, मोर इलास्टिक रहेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन द कंजप्शन। किसी कमोडिटी की डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम किसी कमोडिटी की डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगी, लेस देन 1। जैसे एक पेशेंट के लिए मेडिसिन, इसीलिए हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, इन पे बार्गेनिंग कम होती है। क्यों? कि वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। प्राइसेस अगर थोड़े बहुत इंक्रीज भी हो गए तो हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। और अगर डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे विंटर के बाद, विंटर सीजन के बाद हम पूरी गर्मियों में, समर के अंदर वूलन क्लोथ्स की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं नेक्स्ट विंटर सीजन तक, तो वहां डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इसीलिए ऑफ सीजन के अंदर मैक्सिमम जो सेल काउंटर होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक कंज्यूमर जो है वो डिमांड को पोस्टपोन कर सकता है। तो अगर हम किसी कमोडिटी की डिमांड को पोस्टपोन करने की सिचुएशन में हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 या मोर इलास्टिक होगी। और अगर हम किसी कमोडिटी की डिमांड को पोस्टपोन करने की कंडीशन में नहीं है तो इनइलास्टिक होगी, लेस देन 1 होगी। इसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम का लेवल क्या है, इनकम क्या है। अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत हाई है या बहुत लो है तो ऐसी कंडीशन में डिमांड जो है वो इनइलास्टिक रहेगी। कारण कि अगर बहुत हाई है तो उसको बार्गेनिंग करने की या प्राइस इंक्रीज होने का इफेक्ट नहीं पड़ता, और बहुत लो है तो वो केवल नेसेसिटी गुड्स ही परचेज करेंगे और उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है पहले से। हाँ, अगर इनकम ग्रुप मिडिल क्लास है तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने का उन पर इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। इसके बाद हैबिट्स। अगर कंज्यूमर को किसी कमोडिटी की हैबिट है, चाय या कॉफी पीने की हैबिट है, तो प्राइस इंक्रीज होने पर भी वो ज्यादा डिमांड डिक्रीज नहीं कर सकता, डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी। और अगर कंज्यूमर को किसी कमोडिटी की हैबिट नहीं है तो प्राइस इंक्रीज होने पर वो डिमांड भी डिक्रीज कर देगा। तो डिमांड डिक्रीज करने पर क्या होगा,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग वो डिमांड में चेंज कर सकता है। फिर है टाइम पीरियड। एक कंज्यूमर के पास किसी कोमोडिटी को परचेज करने के लिए सफिशिएंट टाइम है या नहीं। अगर एक कंज्यूमर के पास सफिशिएंट टाइम है तो वो मार्केट के अंदर बार्गेनिंग कर सकता है और ट्राई कर सकता है। इसलिए अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड को चेक कर सकता है, और डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक होगी। और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो वहां डिमांड इन इलास्टिक होती है। इसीलिए रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स, वहां कंपैरेटिवली प्राइस ज्यादा होते हैं कमोडिटीज के, क्योंकि कंज्यूमर के पास टाइम की शॉर्टेज होती है और वो बार्गेनिंग करने की सिचुएशन में नहीं होता है। तो प्राइस हाई है तो भी उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। इट मीन्स वो इन इलास्टिक डिमांड को फेस करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फेस करता है। फिर है प्राइस लेवल। अगर कमोडिटी का प्राइस लेवल बहुत हाई या बहुत लो है तो डिमांड इन इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर बहुत हाई है तो रिच कैटेगरी के लिए है, और बहुत लो है तो वैसे ही बार्गेनिंग नहीं होगी या प्राइस में चेंज का डिमांड पर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस लेवल मीडियम है तो उस प्राइस में चेंज होने का एक बहुत बड़े ग्रुप पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वहां इलास्टिक हो जाती है अगर प्राइस लेवल मीडियम है तो, और बहुत हाई या बहुत लो है तो डिमांड इन इलास्टिक रहती है। इसमें हमने मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले डिटरमिनेंट्स कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, इसकी हमने इसमें स्टडी की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फैक्टर्स हैं यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, आपको पहचानना होता है कि वो नेसेसिटी गुड्स है, कंफर्टेबल है या लग्जरी गुड्स है, और उसकी इलास्टिसिटी किस तरह की होनी चाहिए। या किसी कमोडिटी कंडीशन दे दी आपको, टाइम फैक्टर की, प्राइस लेवल की, हैबिट की या कंज्यूमर की इनकम की, और वहां वो चेक करना चाहते हैं कि कंज्यूमर की इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो इसमें से काफी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो नेट और स्कूल कॉलेज लेक्चरशिप के जो एग्जाम्स हैं इनमें निकल सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अपने इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डिमांड कर्व जो है इंटरसेक्ट करते हो दो डिमांड कर्व और उन पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करनी हो तो किस तरह से होगी। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, यहां एक्स कमोडिटी, यहां प्राइस, और यहां एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी। अब देखिए ये डी एक डिमांड कर्व है, ये D1 अनदर डिमांड कर्व है। इस ई पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्राइस। अब हम ये चेक करना चाहें कि डी और D1 में से कौन सा डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होगा, तो हमने इनिशियल डिमांड दोनों पर देखी, ये आ गई, इस पॉइंट पर जाए इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्राइस चेंज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, मान लो ये ना। तो D1 पर तो डिमांड कितनी है, ये रही Q1, और D पर कितनी है, Q2। और फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब साफ दिखाई दे रहा है कि जब परसेंटेज हम निकालेंगे तो जो D डिमांड कर्व है इसमें क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज दोनों पर ही सेम है। जब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये मोर इलास्टिक आएगा, ज्यादा इलास्टिक आएगा कंपैरेटिवली D1 की बजाय, क्योंकि D1 पर क्या होगा, क्वांटिटी में जो चेंज है वो Q1 है, प्राइस में चेंज सेम है, तो इसका परसेंटेज इससे कंपैरेटिवली कम आएगा। क्यों? क्योंकि Q2 इज ग्रेटर देन Q1 और प्राइस दोनों के लिए सेम चेंज है। तो जो मोर फ्लैटर डिमांड कर्व होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा स्टीपर डिमांड कर्व की बजाय।
इसको हम दो लीनियर डायग्राम लेकर भी देख सकते हैं। हालांकि वो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में पहले आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें कि दो डिमांड कर्व दिए हों, मान लीजिए ये रहे डी और D1, कौन सा डिमांड कर्व जो है मोर इलास्टिक होगा? क्लियर है, D1। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतना मोर इलास्टिक होगा, और जितना स्टिपर होगा उतना लेस इलास्टिक होगा। तो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा। मैं पहले बता चुका हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एपिसोड चल रहे हैं 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स बेस्ड किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंसेप्ट्स काफ़ी लाभदायक होंगे। तो आपको समय पर इन वीडियो लेक्चर्स की सूचना मिलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सूचनाएं आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।